हेलो गाइस, वेलकम इन बायोलॉजी ट्यूटर। तो जैसे कि हमारा चैप्टर 9 बायोमॉलिक्यूल्स स्टार्ट हो गया। हमने पहले इसमें ओवरव्यू और टॉपिक्स देखा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर में हैं। पहला टॉपिक हमारे इस चैप्टर का था हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, कि किसी भी केमिकल का कंपोजिशन हम किस तरीके से एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अमीनो एसिड था एंड थर्ड टॉपिक हमारा लिपिड्स था। तो हमने ये तीनों टॉपिक्स अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा है। अब हमें यहाँ से नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में पढ़ना है कि नाइट्रोजनस बेसिस क्या है और कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। तो चलिए वन बाय वन अब हम नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में पढ़ते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो इसे लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। आप लोग मेरा वीडियो शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए, तभी आपके टॉपिक्स क्लियर होंगे, क्योंकि ये बायो है। अगर आपका इसमें कोई भी टॉपिक आगे का नहीं क्लियर होगा तो आप नेक्स्ट टॉपिक नहीं समझ पाएंगे। चलिए अब हम अपना ये लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस क्या है? ए मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स नाइट्रोजन एंड हैज़ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ बेस, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें नाइट्रोजन हो और उसके केमिकल प्रॉपर्टी में बेस हो, उसे हम नाइट्रोजनस बेसिस कहते हैं। द नाइट्रोजनस बेसिस इन डीएनए आर एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन। अगर हम डीएनए की बात करें तो उसमें हमारा जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन होता है। बट अगर हम वहीं आरएनए की बात करें तो उसमें हमारा थायमिन की जगह यूरासिल आ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द नाइट्रोजनस बेसिस इन आरएनए आर द सेम विद वन एक्सेप्शन, एडेनिन ए, गुआनिन जी, थायमिन की जगह मैंने आपको बताया कि यूरासिल होता है एंड साइटोसिन हमारा सेम होता है। यानी कि डीएनए और आरएनए के केस में नाइट्रोजनस बेसिस में बस एक डिफरेंस है कि हमारा डीएनए के केस में थायमिन है एंड आरएनए के केस में हमारा यूरासिल है। आप डीएनए का स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे क्लास 12th में, जेनेटिक्स में आपका सेकेंड चैप्टर है, आपका सेकेंड चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। वहाँ पे आप लोग डीएनए और आरएनए के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। डीएनए का स्ट्रक्चर आप लोगों को कुछ इस तरह हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। इसमें ऐसे बीच बीच में लाइनिंग्स होती है। ये हमारे बेसेस होते हैं लाइनिंग। तो एडेनिन, यहाँ एडेनिन है तो यहाँ पे थायमीन हमारा होगा। फिर यहाँ पे एडेनिन है तो हमारा गुआनिन होगा एंड अगर थायमीन है तो यहाँ साइटोसिन होगा। और यही हमारा आरएनए के केस में थायमीन की जगह हमारा यूरासिल यहाँ आ जाता है। बस यही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। नाइट्रोजनस बेसिस आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस में आपको प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स भी पढ़ना है। तो प्यूरिन्स हमारा एडेनिन है और यूरासिल हमारा पिरिमिडीन है। पहला स्ट्रक्चर हमारा प्यूरिन का बना है यानी एडेनिन का, एंड दूसरा पिरिमिडीन या फिर यूरासिल का स्ट्रक्चर बना है। स्ट्रक्चर आप लोगों को याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ समझने वाला है नहीं। ये आप लोग याद करिए। नेक्स्ट हम देखते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस के बाद हमें यहाँ न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ना है। न्यूक्लियोसाइड पढ़ते हैं पहले क्या है। नाइट्रोजन बेस अटैच टू अ शुगर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड, यानी कि नाइट्रोजनस बेस जब शुगर से अटैच होगा तो उसे हम न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। एग्जाम्पल में हमारा यहाँ एडिनोसिन एंड यूरिडीन। ये हमारा न्यूक्लियोसाइड का एग्जाम्पल है, एडिनोसिन एंड यूरिडीन। न्यूक्लियोटाइड देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। न्यूक्लियोटाइड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लियोटाइड हमारा न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक है। न्यूक्लिक एसिड मैंने आपको बताया है कि डीएनए और आरएनए को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट, न्यूक्लियोटाइड हमारा कितने कंपोनेंट से मिलके बना है? जनरली 3 कंपोनेंट से मिलके, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड में और न्यूक्लियोटाइड में यही डिफरेंस है कि न्यूक्लियोसाइड जो हमारा है वो शुगर से अटैच्ड होता है, नाइट्रोजन बेस उसमें, और न्यूक्लियोटाइड में हमारा न्यूक्लिक एसिड से। और न्यूक्लियोटाइड हमारा 3 कंपोनेंट से मिलके बना है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोटाइड का फिगर आप लोग देख लीजिए।
सो ये न्यूक्लियोटाइड का फिगर है। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर हमारा पेंटेन का है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन हमारे अटैच्ड हैं। यहाँ से हमारा एडेनिन जो अटैच्ड है, फिर यहाँ और यहाँ हमारा अल्कोहल ग्रुप अटैच है, और ये हमारा एडेनिलिक एसिड का डायग्राम है। ये आप लोगों को ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, फिर भी आप लोग आगे की पढ़ाई के लिए आपको ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को आगे नीट वगैरह देना है सो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम, ये सब केमिस्ट्री का पार्ट है। सो बायो में अभी उतना डिटेल में नहीं है। आप लोग जब क्लास 12th में केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बायोमॉलिक्यूल्स और अच्छे से पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे ब्रॉड में बाकी सब कुछ है। यहाँ पे बायो में हमारा बहुत नॉर्मल सी चीज़ें दी हुई हैं, बहुत हाई फाई नहीं दिया है। सो ये हमारा चैप्टर भी बहुत बड़ा नहीं है, आसानी से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट अब हम मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो मेटाबोलाइट्स क्या है? These are those biomolecule which are either utilized in metabolic function or the synthesized by cellular machinery। तो ये भी एक बायोमोलिक्यूल्स की तरह वर्क करता है। इसमें मेटाबॉलिज्म का फंक्शन होता है और ये सेलुलर एक्टिविटी को भी सिंथेसाइज करता है। कौन? हमारा मेटाबोलाइट्स। नेक्स्ट पिगमेंट्स। मेटाबोलाइट्स में हमारा पिगमेंट्स, एल्केलॉइड्स, टर्पेनॉइड्स और एसेंशियल ऑयल पाया जाता है। सो इस पर कौन कौन सा पिगमेंट्स और क्या क्या पाया जाता है आप पढ़ते हैं। पिगमेंट्स में हमारा कैरोटीनॉइड्स और एंथोसाइनिन पिगमेंट हमारा पाया जाता है। एल्केलॉइड्स में हमारा मॉर्फिन, कोडेइन एट्सेट्रा। टर्पेनॉइड्स में हमारा मोनोटेरोपेंस एंड डाइटरपेंस पाया जाता है, और एसेंशियल ऑयल में हमारा लेमन ग्रास ऑयल पाया जाता है। नेक्स्ट अब हम प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। सो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बीच में यहाँ आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। पहले हम किसी भी डिफरेंसेस को पढ़ते हैं तो सबसे पहले कैरेक्टर पढ़ते हैं उसका। सो हम पहले इसका भी कैरेक्टर पढ़ेंगे, अकरेंस। तो अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट में पहले अकरेंस पढ़ेंगे तो ये हमारे सेल्स में पाए जाते हैं, और ये हमारे प्लांट में, फंगल में और माइक्रोबियल सेल में हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रेजेंट होता है। नेचर ऑफ फंक्शन, प्ले नोन फंक्शन इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो यानी कि हमारा सेल्स में पाया जाता है, इसीलिए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस करता है। नो आइडेंटिफिकेबल फंक्शन, परफॉर्म्स सम आर यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर व्हाइल सम हैव इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट हमारा कभी कभी ह्यूमन वेलफेयर के लिए फंक्शन प्रोवाइड करता है, और जनरली ये इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस में हेल्प करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो प्राइमरी मेटाबोलाइट का एग्जाम्पल अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट में आप अल्केलॉइड्स है, रबर, पिगमेंट, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक, टॉक्सिन एट्सेट्रा। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ मेटाबोलाइट्स में कि पिगमेंट क्या है, कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट हैं, अल्केलॉइड्स और टर्पेनॉइड्स एंड एसेंशियल ऑयल। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो पढ़ते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है। दोज विच आर फाउंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारे एसिड इनसॉल्युबल एसिड्स में पाए जा रहे हैं उसे हम मैक्रोमोलिक्यूल्स या फिर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स कहेंगे। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन आर मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो एसिड हमारा सॉल्युबल फ्रैक्शन में होगा वो 4 टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना होगा, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। अब परसेंटेज आपको याद रखना होगा कि प्रोटीन का परसेंटेज एसिड के सॉल्युबल फ्रैक्शन में कितना होता है। तो प्रोटीन का परसेंटेज जो है वो 10 to 15% होता है। पॉलीसेकेराइड का परसेंटेज 1 to 3% होता है। लिपिड का परसेंटेज 2 to 3.5% होता है, और न्यूक्लिक एसिड का परसेंटेज एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में 5 to 7% होता है। सो ये सब आपको याद रखना, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दे रही हूँ।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन के बारे में अब हमें पढ़ना है। सो चलिए अब हम प्रोटीन के बारे में डिस्कस करते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं आपको हर एक चीज़ क्लियर करवाऊँगी। और अगर आप लोगों को मेरा नोट्स चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके मुझे मैसेज करिए, वहाँ से मैं आपको हर एक चैप्टर का सेपरेट PDF सेंड करूँगी। सो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम प्रोटीन स्टार्ट करते हैं। Term protein was coined by J. Berzelius in 1838 from Greek word proteus because these are of prime importance in biochemical reaction। तो जो प्रोटीन टर्म है उसे किसने बताया? जे बर्जीलियस ने बताया। पहले प्रोटीन का ग्रीक वर्ड क्या था? प्रोटियस था, क्योंकि ये प्राइम इम्पॉर्टेंस यानी बायोकेमिकल रिएक्शन को कंडक्ट करता है प्रोटीन हमारा, इसीलिए इसका बहुत इम्पॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि प्रोटीन हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स। तो प्रोटीन हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बना है। नेक्स्ट, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। तो प्रोटीन्स अमीनो एसिड के पॉलीमर से मिलके बना है। नेक्स्ट पॉइंट, ए प्रोटीन इज़ अ हेट्रोपॉलीमर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर। सो प्रोटीन हमारा हेट्रोपॉलीमर है, कहने का मतलब है कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर से मिलके हमारा प्रोटीन बना है, यानी कि प्रोटीन का फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर से मिलके हमारा प्रोटीन बना है, इसीलिए हम इसको हेट्रोपॉलीमर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं प्रोटीन के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? ए प्रोटीन इज़ अ हेट्रोपॉलीमर एंड नॉट अ होमोपॉलीमर। सो प्रोटीन हमारा क्या? हेट्रोपॉलीमर है, ना कि होमोपॉलीमर है। ये मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में भी बताई हूँ कि हेट्रोपॉलीमर है, ना कि होमोपॉलीमर है। हेट्रोपॉलीमर क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर से मिलके हमारा जो चेन बना है उसे हम हेट्रोपॉलीमर कहेंगे। और होमोपॉलीमर का क्या मतलब है कि जो एक ही टाइप के मोनोमर से मिलके बना है उसे हम होमोपॉलीमर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रोटीन में है, सर्टेन अमीनो एसिड आर एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ एंड दे हैव टू बी सप्लाइड थ्रू आवर डाइट। तो कुछ अमीनो एसिड क्या हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जो हमारा प्रोटीन का जो चेन है यानी जो पॉलीमर है वो हमारा अमीनो एसिड से मिलके बना है। और जैसे कि हम जानते हैं कि प्रोटीन हमारे हेल्थ के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल है, सो इसलिए हमें प्रोटीन अपने डाइट में रेगुलर लेना चाहिए। सो वही यहाँ पे कह रहा है कि अमीनो एसिड भी हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंस डाइटरी प्रोटीन आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड। इसीलिए जो हम डाइट में प्रोटीन्स लेते हैं वो हमारे अमीनो एसिड के ज़रूरत को पूरा करता है, यानी कि क्या कहने का मतलब है कि जो हम डाइट में जो प्रोटीन्स लेते हैं वो हमारे अमीनो एसिड के ज़रूरत के सोर्स को पूरा करता है। सो यही हमारा प्रोटीन है। नेक्स्ट, प्रोटीन कैरी आउट मैनी फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, some fight infectious organism, some are hormones and some are enzymes etc. सो प्रोटीन हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे फंक्शन प्ले करता है। ये न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, फाइट करता है अगर कोई इन्फेक्शियस ऑर्गन हमारे बॉडी में एंटर कर रहा हो, और हार्मोन्स को भी हमारे ये प्रोटेक्ट करता है, और एंजाइम्स का भी सिक्रीशन हमारा प्रोटीन करता है। इसीलिए प्रोटीन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एज अ वाइटल रोल बहुत फंक्शन को प्ले करता है। न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर आने से रोकता है, हार्मोन्स को प्रोटेक्ट करता है, और एंजाइम के सिक्रीशन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ द प्रोटीन इज कोलेजन इज द मोस्ट abundant protein in animal world and ribulose biphosphate carboxylase oxygenase rubisco is the most abundant protein in the whole of biosphere। कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा कोलेजन है वो मोस्ट abundant प्रोटीन है एनिमल में, और इसका
दूसरा नेम राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज है, इसको शॉर्ट में रुबिस्को कहते हैं, और इज़ द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ बायोस्फेयर। तो ये बायोस्फेयर में बहुत अच्छा प्रोटीन हमारा माना गया है रुबिस्को। रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या है? राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। सो ये आप लोगों को याद करना है। इन शॉर्ट मैं बता दे रहा हूँ इस पॉइंट का मतलब कि कोलेजन हमारा क्या है? मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल में। इसका अदर नेम राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज है। शॉर्ट नेम इसका रुबिस्को है, और ये बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स माना गया जो कि हमारे बायोस्फीयर में पाया जाता है। सो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप आप लोगों को जितना मैंने इस लेक्चर में पढ़ाया आप लोगों को क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और अगर आपको मेरे वीडियोस का लिंक डायरेक्टली चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक मेंशन कर दिया है। सो आपको वहाँ से उसका लिंक डायरेक्टली मिल जाएगा। सो आप वहीं से मेरा वीडियो इसलिए पा सकते हैं। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो इस लेक्चर में इतना ही। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में पॉलीसेकेराइड के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।